हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो आज बच्चों एक और चैप्टर हमारा खत्म होने जा रहा है। 6th चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा जुनून बैच के लिए, मतलब 12th और ड्रॉपर्स के लिए। 3 11th के और 3 12th के चैप्टर्स आज खत्म हो जाएंगे। और जो हमारा जोश बैच है बच्चों, जो 11th क्लास के बच्चों का है, जो 24 को टारगेट कर रहे हैं, उनके आज 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं। और जो हमारी YouTube की जनता है, जिनको बाद में ये लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है, उनके लिए बता देते हैं कि बच्चों, यदि आप भी मेरे साथ, मैं एक वर्किंग डॉक्टर हूं बच्चों, और पिछले 11 सालों से एज ए डॉक्टर वर्क करने के साथ साथ मैं नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। एक्स HOD रह चुका हूँ बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंस ई-सरल में बच्चों, हेड रह चुका हूँ। एट प्रेजेंट ATP स्टार में भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ। और मेरे चैनल और जो बच्चों हमारी छोटी सी कोशिश है, मेरी नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप सोचिंग, उसके थ्रू आपको लगातार नीट बायोलॉजी पढ़ाता आ रहा हूं। और ये कोशिश है कि जिस तरह से मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हुआ, आपका भी हो। तो जो बच्चे हमारे साथ नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको 3 काम करने हैं। प्ले स्टोर से सोचिंग ऐप डाउनलोड करनी है, दूसरा काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तीसरा काम क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लें। वहां पर आप मुझसे अपने बायोलॉजी डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसका लास्ट लेक्चर। पिछला जो लेक्चर था बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, उसमें हमने स्केलेटन से रिलेटेड सारी चीजें देख ली थी। एक्सियल स्केलेटन एज वेल एज अपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अपेंडिकुलर में अपने अपर लिम्स की बोन्स देखी थी, लोअर लिम्स की बोन्स देखी थी, मॉडल्स की मदद से सारी चीजों को समझा था। फिर गर्डल्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी बच्चों। अगेन वहां पर भी हमने मॉडल्स की मदद ली थी, ताकि हमें समझने में किसी तरह की कोई भी तकलीफ या मुश्किल नहीं हो। अब बच्चों आज का जो लास्ट लेक्चर है, इसमें हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक तो जॉइंट्स और फिर डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम दोनों के डिसऑर्डर्स इसके अंदर देखेंगे। और लास्टली बच्चों में कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको ऐसे बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरा लेक्चर ध्यान से हमें समझना है और बाद में फिर याद भी करना है बच्चों। ये जो हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो हमारे प्रीमियम बैच के बच्चे हैं, जो इस समय लाइव लेक्चर को भी देख रहे हैं, जोश और जुनून प्रीमियम बैच के बच्चे, उनको डाउनलोडेबल फॉर्म में ऐप पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो बार बार कहता हूं, जो भी प्रीमियम बैच के बच्चे हैं, वो जब मैं लेक्चर लेता हूं तो नोट्स उस समय लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज बना रखें, अच्छी राइटिंग में बना रखें, मैंने खुद ने बना रखे हैं बच्चों, तो आपको यहाँ पर इनको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। लेकिन एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देना चाहूंगा कि भाई ये जो नोट्स हैं, जो प्रीमियम बैच के बच्चे हैं जिनको ये नोट्स मिलते हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जितना भी स्टडी मटेरियल आपको सोचिंग ऐप के थ्रू दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपके यूज के लिए, आपके फायदे के लिए, ताकि आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हो, है ना। तो इस मटेरियल का मिस यूज नहीं करना है किसी और प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे, या किसी दूसरे व्यक्ति को ये शेयर नहीं करना है बच्चों। कॉपीराइट एक्ट के थ्रू ये प्रोटेक्टेड है। यदि हमें पता चलता है किसी भी बच्चे ने ऐसा किया है, वो चीज ट्रेस हो जाती है यदि, तो इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये बताना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों ज्वाइंट्स क्या होते हैं, तो एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करती है, देखो ज्वाइंट्स को एनसीईआरटी बोलती है ज्वाइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो बच्चों ऑलरेडी अपन ने कुछ मॉडल्स यूज किए थे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो जैसे अपन ने ये नी ज्वाइंट का मॉडल भी देखा था। अब बच्चों ये जो नी ज्वाइंट का मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर जो बोन है दैट इज फीमर, नीचे ये टीबिया है मोटी वाली, ये पतली वाली फिबुला है बच्चों। तो यहाँ पर जो नी ज्वाइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर की फीमर है और नीचे टीबिया है, ये बिल्कुल एक दूसरे के काफी क्लोजली प्लेस्ड है बच्चों, है ना। तो ये एक ज्वाइंट है जहां पर 2 बोन्स बिल्कुल क्लोज होती है। यूजुअली ज्वाइंट पर जरूरी नहीं है कि हमेशा फिजिकल कांटेक्ट हो ही सही, हो सकता है दोनों बोन के बीच में फिजिकल कांटेक्ट भी हो, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, तो एक दूसरे के बिल्कुल पास भी हो सकती है। फिर ये कनेक्ट किसकी मदद से हो रही है तो थोड़ी दूर दूर। तो लिगामेंट्स जो होते हैं बच्चों, वो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में हम पढ़ते हैं किस चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, दैट इज एनिमल टिश्यू बच्चों। और ऑलरेडी अपन वर्टिब्रल कॉलम भी पढ़ चुके हैं बच्चों, और वर्टिब्रल कॉलम में अपन ने बात करी थी कि जो 2 वर्टिब्रा होती हैं जो बोन्स की बनी हुई है, उनके बीच में फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हुई इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट बन रहा है बिटवीन द 2 वर्टिब्रा, ये कार्टिलेज की मदद से मिल रहा है। इसका मतलब
जॉइंट पे बोन और कार्टिलेज भी हो सकती है, इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन और कार्टिलेज या फिर बिटवीन बोन्स बच्चों, दोनों तरह जॉइंट्स अपन डिफाइन कर सकते हैं, दोनों चीजें वहां पर हो सकती है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। फोर्स जनरेटेड, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज किया, ये लाइन यूज करी है बच्चों कि जॉइंट जो है वो फल्क्रम का काम करता है। फल्क्रम वो पॉइंट जिसके अराउंड मूवमेंट हो रहा हो, है ना, दैट इज फल्क्रम बच्चों। तो जैसे सीसो अपन बात करते हैं बच्चों, तो सीसो में जिस पॉइंट के अलोंग सीसो ऊपर नीचे होता है ना, दैट इज द पॉइंट ऑफ फल्क्रम। तो जॉइंट भी उसी का काम करता है बच्चों, है ना, तो जॉइंट के अराउंड अपन मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर जॉइंट में भी मूवेबल और इमूवेबल, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जॉइंट्स पे मूवमेंट हो, और इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी आ जाएगा, है ना। पहला जो अपन टाइप देखेंगे जॉइंट्स का वो इमूवेबल टाइप ही है। तो जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप में अपन जॉइंट्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट फाइब्रस, दूसरा हम देखेंगे बच्चों कार्टिलेजिनस, एंड थर्ड हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट्स। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स की बात करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स को समझने के लिए बच्चों अपन अगेन हमारी खोपड़ी की मदद लेंगे, इसकी सहायता लेंगे बच्चों। ठीक है, पहले भी बहुत मदद करी इस खोपड़ी ने हमारी, स्माइल बहुत प्यारी है इसकी। तो ये जो अपन स्कल का मॉडल देखा था बच्चों पहले, इसमें अपन ने क्रेनियल बोन्स की बात करी थी, और क्रेनियल बोन्स में यदि आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये फ्रंटल होती है बच्चों, दोनों प्राइटल है, तो दोनों प्राइटल बोन्स के बीच में भी इस तरह से जिग जैग लाइन्स से ज्वाइंट बना हुआ है। इसी तरह से फ्रंटल और प्राइटल बोन्स के बीच में भी जिग जैग लाइन्स की मदद से ज्वाइंट बना हुआ है बच्चों। तो ये जो क्रेनियल बोन्स हैं, फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये सब आपस में किससे जुड़ी हुई है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू। किसकी मदद से? फाइब्रस टिश्यू की मदद से, कोलेजन फाइबर्स की मदद से जुड़ी हुई है बच्चों, है ना। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू या डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपन कह सकते हैं। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, अगेन अपन कहां पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक में बच्चों। तो ये जो जॉइंट्स हैं जहां पर फाइब्रस टिश्यू दो बोन्स को आपस में जोड़ता है, दे आर कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट्स। टिपिकल एग्जांपल जो हमें याद रखना है वो क्रेनियल बोन्स का है, यही आपसे पूछा भी जाएगा। और अभी जो मैंने आपको मॉडल में बताया बच्चों कि यहाँ पर जिग जैग लाइंस थी एक्चुअली, तो जब दो क्रेनियल बोन्स के बीच में ये फाइब्रस जॉइंट बनता है तो ये कैसा अपीयरेंस देता है? जैसे हमने स्टिचिंग कर रखी हो, सिलाई कर रखी हो बच्चों, है ना। और इसीलिए इनको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, इन जॉइंट्स को? दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुचर्स, फाइब्रस जॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जब आप मेडिकल में जाओगे बच्चों, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, तो वहां पर बच्चों जब भी आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग होगी और सर्जरी डिपार्टमेंट में होगी, तो वहां पर आप देखोगे कि सर्जन जब स्टिचिंग करता है आपको, तो सर्जरी, तो वहां पर हम उसको कहते हैं सूचरिंग करना। स्टिचिंग को क्या कहते हैं? सूचरिंग करना। और जो टांके लगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सूचर्स। और यहां पर क्योंकि ये जो जॉइंट बन रहा है बिटवीन द क्रेनियल बोन्स, ये सूचर्स की तरह, स्टिचेस की तरह का शेप का, या उसको रिजेंबल करता है, उस तरह का अपीयरेंस देता है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सूचर्स बच्चों। यहां पर किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि क्रेनियल मूवमेंट में मूवमेंट हो रहा है, सॉरी क्रेनियल बोन्स में मूवमेंट हो रहा है, हाँ? करती है क्या कोई हलचल आपके क्रेनियल बोन्स? नहीं करती ना, बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे। तो ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं सूचर्स, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट फॉर्म्ड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सूचर्स। जो एग्जांपल याद रखना है, जॉइंट्स बिटवीन क्रेनियल बोन्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपसे इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। गुड इवनिंग बच्चों, लेट आ रहे हो थोड़ा, चलो। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जो नाम से पता चल रहा है, अभी अपन ने जॉइंट को जब डिफाइन करा था तो अपन ने बोला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आइदर बिटवीन टू बोन्स, या एक बोन और कार्टिलेज के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको भी हम जॉइंट बोलेंगे। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोन टू बोन जॉइंट न बनके या तो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होगी या बोन प्लस कार्टिलेज, इस तरह का जॉइंट होगा। ऑलरेडी सारे एग्जांपल्स इसके हम देख चुके हैं, जो जो पूछे जाते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने प्यूबिक सिम्फाइसिस की डिटेल में बात करी थी, जब अपन ने पेल्विक गर्डल पढ़ा था बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको बताई थी कि बर्थ ऑफ बेबी में मदद करता है सारी, है ना, कौन सी कार्टिलेज वहां होती है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पर दोनों तरफ की पेल्विक बोन की प्यूबिस आपस में ज्वाइंट बनाती है, वहां मैंने बोला था फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और क्योंकि यहाँ पर फाइब्रस कार्टिलेज है बिटवीन दीज टू बोन्स, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगेन अभी जो शुरुआत में अपन ने बात करी थी,
हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रा है उनके बीच में भी क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स जो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है। अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अगेन एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, बोन्स के बीच में कार्टिलेज भी होगी जॉइंट वाली प्लेस पर। दो एग्जांपल्स हमें याद रखने होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक बार पढ़ लेते हैं, यहां पर किस तरह के मूवमेंट होंगे, लिमिटेड मूवमेंट। जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से साइडवेज है ना, ये मूवमेंट अलाउ करती है वो, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा कि आपकी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं कि अपन सीधे अपने सर को जमीन के टिका दें, पॉसिबल नहीं है ना। तो यूजुअली जो ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं कि इमूवेबल है, बहुत स्लाइट डिग्री ऑफ मूवमेंट यहां पर पॉसिबल होता है बच्चों। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट बच्चों, साइनोवियल जॉइंट characterized by the presence of a fluid filled synovial cavity between the articulating surfaces of the two bones, है ना, they allow considerable movement। तो यदि अपन बात करें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी कौन से हैं बच्चों, तो दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर साइनोवियल जॉइंट्स। क्या होता है एक साइनोवियल जॉइंट, इसको अपन डायग्राम से समझेंगे बच्चों। तो देखो यहां पर ये जॉइंट है, इसको आप इससे रिजेंबल कर सकते हो जो भी अपन ने नी जॉइंट देखा था, देखो है ना। तो नी जॉइंट में ऊपर बोन है फीमर, नीचे बोन है बच्चों टीबिया। तो इसी तरह से अपन मान लेते हैं कि मैंने यहां पर दो बोन्स बनाई है, एक ऊपर और एक नीचे। अब होता क्या है बच्चों, जहां पर ये जॉइंट बनता है, ये पूरा जो जॉइंट वाला एरिया है ये एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है। ठीक है, जैसे लोअर पार्ट ऑफ फीमर जो है यहां से लेकर और यहां तक का, ठीक है, ये जो ऊपर का और नीचे मैंने फिंगर से एनसर्कल कर रखा है पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, दोनों मेरी ऊपर नीचे के फिंगर और ऊपर के फिंगर्स के बीच का जो पार्ट है, ये एक कैप्सूल के अंदर बंद रहता है, टाइटली सील्ड होता है बच्चों, है ना। बाहर की चीज जो है अंदर नहीं जा सकती, अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, और इस को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कैप्सूल। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं बच्चों, दीज साइनोवियल जॉइंट्स आर एनक्लोज्ड बाय अ जॉइंट कैप्सूल, जो इनको एनक्लोज करके रखता है। जो बोन्स के एंड्स हैं जो जॉइंट बना रहे हैं, वो पूरे इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर होते हैं। जॉइंट कैप्सूल किसका बना होता है, अगेन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है। फिर इस जॉइंट कैप्सूल के अंदर आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर मैंने जॉइंट कैप्सूल बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या बनाई है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या बनाती है बच्चों, एक फ्लूइड बनाती है जो इस कैविटी में भर जाता है, इस पूरी कैविटी में भरा हुआ होता है। और ये फ्लूइड क्या कहलाता है बच्चों, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये साइनोवियल फ्लूइड चिकना होता है बच्चों, स्लाइमी होता है और लुब्रिकेशन का काम करता है, यानी जब ज्वाइंट में मूवमेंट होगा तो दोनों बोन्स के सरफेस यदि आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। फ्रिक्शन कम तो डैमेज टू बोन्स भी कम होगा बच्चों। तो साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड बच्चों अपन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, नेक्स्ट चैप्टर अपन बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करने वाले हैं 11th में, आफ्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, चिकना पॉलीसेकेराइड होता है, इसको हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं, अभी सिर्फ इतना सा याद रखो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखो, ऊपर की बोन नीचे की बोन, इनका ये जो सरफेस है, ये जो दोनों सरफेस होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और जब मूवमेंट होगा तो ये सरफेस आपस में कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। अब यदि ये दोनों सरफेस बोन के बने हुए हों और ये बोनी पार्ट आपस में कांटेक्ट में आए, तो बोन क्योंकि हार्ड होती है तो इनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो डैमेज भी ज्यादा होगा। इसीलिए ऊपर वाले ने क्या करा कि साइनोवियल जॉइंट्स में ये जो एक दूसरे को फेस करते हुए बोन्स के सरफेसेस होते हैं बच्चों, इन सरफेसेस पर क्या करिए, देखो यहां पर मैंने शेडेड पोर्शन बना रखे हैं दोनों, एक पतली पतली लेयर बना रखी है दोनों सरफेस पे, और ये क्या है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब बोन्स का जो सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहा है बच्चों, उसके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज की एक पतली सी लेयर होती है। ये लेयर क्योंकि जॉइंट में प्रेजेंट है, जॉइंट के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं आर्टिकुलर, इसीलिए इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। बच्चों कार्टिलेज जो है वो बोन्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली सॉफ्ट होती है, तो यहां पर क्योंकि कार्टिलेज है तो जब ये बोन्स मूवमेंट करेगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, जॉइंट मूवमेंट करेगा और बोन्स कांटेक्ट में आएगी, तो वहां पर फ्रिक्शन रिलेटिवली कम होगा, डैमेज कम होगा। आगे जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बच्चों, तो देखो
हमारे जो बड़े जॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी बॉडी का वेट रहता है, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है नी जॉइंट, है ना। पूरी जिंदगी हमारी बॉडी का वजन झेल रहा है हमारा नी जॉइंट, चलते वक्त, खड़े होते वक्त, है ना। तो यूजुअली क्या होता है, आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स धीरे धीरे लगातार, क्योंकि यहाँ पर जब मूवमेंट होता है नी जॉइंट पे, तो ये कार्टिलेजेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, इनमें फ्रिक्शन होता है, धीरे धीरे ये भी डैमेज होगी। एंड आफ्टर द 40 इयर्स ऑफ एज धीरे 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 ये इरोड होने लग जाते हैं, घिसने लग जाती है। और 50, 55, 60 साल तक आते आते क्या होती है, ज्यादातर लोगों में ये पूरी तरह से घिस जाती है। जब कार्टिलेज यहां से पूरी तरह से घिस जाएगी तो बोनी सरफेस एक्सपोज हो जाएंगे। बोनी सरफेस एक्सपोज हो जाएंगे तो अब उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा, डैमेज ज्यादा, डैमेज ज्यादा, तो बोनी सरफेस अनइवन हो जाते हैं। अनइवन हो जाते हैं तो पॉइंटेड हो जाते हैं, आसपास के अंदर का जो ज्वाइंट टिश्यू है उसको डैमेज पहुंचाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है ज्वाइंट के अंदर, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ओल्ड एज में होता है। घुटने में दर्द होगा, स्वेलिंग आएगी, चलने फिरने में मुश्किल होगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। यदि ये सही है, ये इरोड नहीं हुई है, तब तक ज्वाइंट हेल्दी रहेगा, साइनोवियल फ्लूइड अपने हिसाब से अच्छा बना रहेगा। साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों का काम है फ्रिक्शन को कम करना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल साइनोवियल ज्वाइंट बच्चों। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, विच आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी, इनमें भी कुछ टाइप्स बच्चों अपने को पढ़ने हैं। टाइप्स जो यहाँ पर मेंशन्ड है इनसे ज्यादा होते हैं, बट पढ़ने अपने को इतने ही, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 5 टाइप ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी ने तो ये भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रखे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रखा है डायरेक्ट, अपन एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे इनको। सबसे पहला टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो बच्चों अपने को देखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इट इज द मोस्ट मूवेबल। अभी जो अपन 5 टाइप देखेंगे उनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट पे पॉसिबल होता है। सब मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। जैसे आप जब मेडिकल में जाओगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट बच्चों आप पढ़ोगे। जैसे शोल्डर जॉइंट जो है, शोल्डर जो है बच्चों, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट। इसमें सारे मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे इसको बच्चों अपन कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, दिस इज अडक्शन, दिस इज अबडक्शन, है ना। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रोटेशन, हम रोटेट भी कर सकते हैं। दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन। मतलब सारे मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। बनता कैसे है, ऑलरेडी बच्चों अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं मॉडल की मदद से। यहाँ पर पेल्विक बोन थी, पेल्विक बोन में बच्चों अपन ने बात करी थी एस्टाबुलम कैविटी होती है ना। जो कैविटी है वो सॉकेट का काम कर रही है, और उसमें हेड ऑफ फीमर फिक्स होता है, ज्वाइंट बनाता है। हेड ऑफ फीमर राउंड होता है, बॉल का काम कर रहा है। यहाँ एस्टाबुलम कैविटी सॉकेट का काम कर रही है, हेड ऑफ फीमर बॉल का काम कर रहा है। तो ये जो हिप ज्वाइंट है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी तरह से बच्चों अपन ने शोल्डर ज्वाइंट भी देखा था। शोल्डर ज्वाइंट में क्या था, शोल्डर ज्वाइंट में स्केपुला थी, स्केपुला में ग्लिनोइड कैविटी थी। यहाँ पर ये लिगामेंट्स और टेंडन से कवर्ड है एक्चुअली, और ग्लिनोइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस फिक्स था, ज्वाइंट बना रहा था बच्चों। अगेन एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में 2 एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, एक तो शोल्डर ज्वाइंट बिटवीन हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला, हिप ज्वाइंट बिटवीन हेड ऑफ फीमर एंड एस्टाबुलम ऑफ कॉक्सियल और हिप बोन। नेक्स्ट, हिंज ज्वाइंट, सॉरी हिंज ज्वाइंट बच्चों। हिंज ज्वाइंट का सिंपल सा एग्जांपल जो याद रखोगे आप, क्या याद रखोगे, नी ज्वाइंट। अभी अपन ने जो देखा था दूसरा एग्जांपल एल्बो ज्वाइंट। इट अलाउज मूवमेंट ओनली अलोंग सिंगल एक्सेस। जैसे बच्चों अपन यदि एल्बो ज्वाइंट की बात करें तो इस एक्सेस, ये जो पेन है बच्चों यहाँ पर ये एक्सेस है, इसी एक्सेस के अलोंग एक सिंगल मूवमेंट पॉसिबल होता है एल्बो ज्वाइंट पे। इसी तरह से नी ज्वाइंट पर भी एक ही सिंगल मूवमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये वाला जो भीख मांगने वाला जो पोस्चर होता है, पोज होता है, ये मूवमेंट भी तो हो रहा है। नहीं बच्चों, ये जो मूवमेंट होता है ये एल्बो जॉइंट पे नहीं हो रहा है, ये शोल्डर जॉइंट पे होता है ना, ये शोल्डर जॉइंट पे होता है। आगे बात समझ में। तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूवमेंट अलाउ करते हैं, और जब एक ही एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होता है दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। 2 ही एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बच्चों। थर्ड, पाइवोट जॉइंट बच्चों, अलाउज रोटेटरी मूवमेंट। जहां पर भी रोटेटरी मूवमेंट आ जाएगा इसका मतलब वहां पर पाइवोट है। एक ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, एटलस और एक्सिस, उसका मैंने जॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ C2 फॉर्म जॉइंट विद द C1 वर्टिब्रा दैट इज एटलस, और वहां पर C1 ओडोंटोइड प्रोसेस के अराउंड रोटेट करती है, तो फिर हमारा साथ के साथ स्कल भी रोटेट करता है बच्चों। आज मैं ज्यादा नहीं घुमा पाऊंगा सर को, बहुत गंदा वाला स्पाज्म आ रखा है नेक मसल्स में 2 दिन से। ठीक है, तो ये जो नो मूवमेंट होता है कौन से जॉइंट पे होता है बच्चों, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। और ये रोटेटरी है या नहीं है, तो जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट अपन ने पढ़ा था बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्रा दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पाइवोट जॉइंट। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट,
पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट C1 एंड C2 वर्टिब्रा के बीच में। इसके अलावा बच्चों हमारी फोर आर्म में जो दो बोन्स होती है, थंब की तरफ रेडियस, अंगूठे की तरफ रेडियस, छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना, ये जो दो बोन्स है बच्चों, ये दोनों बोन्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, है ना, पूरी नहीं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ के क्या करती है, रोटेटरी मूवमेंट। तो ये जो रोटेटरी मूवमेंट हमारे फोर आर्म का होता है, ये रेडियस और अल्ना के बीच के इंटरेक्शन की वजह से होता है। और ये जो जॉइंट ये पैरेलली प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में भी क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर बेंड्स होते हैं बच्चों, जो इन दोनों बोन्स को एक दूसरे के ऊपर रोटेट कराने का काम ऐसे 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 करते हैं। तो ये जो रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट बन रहा है, दैट इज रेडियो अल्नर जॉइंट, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पाइवोट जॉइंट। तीन पढ़ लिए साइनेबल जॉइंट के टाइप। फोर्थ बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जांपल्स पहले देख लो, जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड जॉइंट बिटवीन टार्सल्स। रिस्ट में तो कार्पल्स होती है, एंकल पे टार्सल्स होती है। समझेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज करो बच्चों मैंने कहीं से जंप करा, जब मैं जंप करूंगा तो जब लैंड करूंगा मैं फ्लोर पे, तो ऊपर से नीचे की तरफ एक वर्टिकल कंप्रेशन फोर्स मेरे पूरे स्केलेटन पे अप्लाई होगी या नहीं होगी, जो नीचे की तरफ जाएगी और मेरे टार्सल्स पे भी जाएगी। अब दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन तो ये है कि सारी टार्सल्स बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है, जो जॉइंट्स हैं बिटवीन द टार्सल्स वो ऐसे हैं कि बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि टार्सल्स के बीच में जॉइंट है वो हल्का हल्का मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। किस केस में लैंड होने के बाद फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी टार्सल बोन्स में? उस केस में जब वो बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है, उनके बीच में किसी तरह का कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है, या उस केस में जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट अलाउड है? बच्चों सोचकर जवाब दो, किसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होंगे, नो मूवमेंट में या स्लाइट मूवमेंट में? बताओ, जितने में पानी पी लेता हूं। क्या होगा बच्चों आंसर? नहीं आ रहा? देखो बच्चों, यदि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंप्रेशन फोर्स लगेगी और उस पॉइंट पे फ्रैक्चर यानी कि ब्रेक इन द बोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि बोन्स के बीच में थोड़ा सा मूवमेंट है तो वो जो कंप्रेशन फोर्स आ रही है वो डिस्पर्स हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी और फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो स्लाइट मूवमेंट होता है बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स, इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइडिंग जॉइंट। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में बिल्कुल मूवमेंट ना होता हो, ये रहती अपनी जगह ही है लेकिन फिर भी स्लाइट मूवमेंट करती है। ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बच्चों, मैंने क्या लिखा है? अलाउज वेरी लिटिल डिग्री ऑफ मूवमेंट, बहुत लिटिल डिग्री ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है। इसको समझने का तरीका क्या है? बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हर साल में देता हूं इसको बच्चों को। ट्रेन में सब बैठे होंगे, जब ट्रेन चलती है तो ऐसे 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 मूवमेंट होता है, सिर्फ इतना ही मूवमेंट ग्लाइडिंग जॉइंट में होता है। अब क्या ये मूवमेंट इतना ज्यादा है कि आप ऐसे 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 करते 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 पड़ोसी की गोद में पहुंच जाओ? ऐसा थोड़ी होता है। यदि आपका सीट नंबर 62 है तो आप 62 पे रहते हो ना, सड़क के 63 पे थोड़ी पहुंच जाते हो बच्चों। तो दैट इज द डिग्री ऑफ मूवमेंट दैट इज अलाउड इन द ग्लाइडिंग जॉइंट। बहुत कम डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है। दो ही एग्जांपल्स हमें याद रखने बच्चों, बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स। ग्लाइडिंग जॉइंट के बाद बच्चों अपन बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ साइनेबल जॉइंट की, दैट इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज द लेस डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही माना जाता है। इनफैक्ट पहले इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में रखते थे, बाद में अलग किया गया। क्यों किया गया बाद में अलग? क्योंकि इसमें जो एक ही एग्जांपल अपने को पढ़ना होता है बच्चों, वो किसके बीच में होता है? कार्पल एंड मेटाकार्पल। और वो भी किसकी मेटाकार्पल? अंगूठे की, है ना। तो हमारा जो थंब है बच्चों, इसके तरफ यहां पर जो मेटाकार्पल है और यहां पर जो कार्पल है, इस कार्पल और इस मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? सैडल जॉइंट। तो हमने क्या लिखा है? फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, क्योंकि मेटाकार्पल की गिनती ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, नंबरिंग किधर से होती है? फ्रॉम द साइड ऑफ थंब। ये मेटाकार्पल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो फर्स्ट मेटाकार्पल और इसके यहां पर प्रेजेंट कार्पल के बीच का जॉइंट कहलाएगा
फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल, या हम क्या कह सकते हैं कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ थंब की तरफ की कार्पल और मेटाकार्पल में बनने वाला ज्वाइंट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल ज्वाइंट। इसको हम लेस डेवलप्ड काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो मेटाकार्पल है इसमें बच्चों आपको हल्का सा एक डिप्रेशन मिलेगा, दैट एक्ट्स एज सॉकेट, और ये जो कार्पल इसमें ज्वाइंट बना रही है ये एक तरह से बॉल का काम कर रही है, लेकिन ना तो ये जो बॉल वाला कंपोनेंट है ये भी जिस तरह से शोल्डर ज्वाइंट में और हिप ज्वाइंट में हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर डेवलप्ड होते नहीं है, और जिस तरह से वहां पर वेल डेवलप्ड सॉकेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूनोइड कैविटी एंड एस्टेबुलम, वहां पर यहाँ पर उस तरह से सॉकेट भी नहीं है, तो इसको हम एक वेल डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नहीं मान सकते थे, इसीलिए बाद में अलग करके इसको क्या बना दिया गया, सैडल ज्वाइंट की कैटेगरी यहाँ पर अलग से बना दी गई बच्चों। तो यहाँ पर ये तीनों तरह के ज्वाइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल ज्वाइंट्स। फाइनली अब जो लास्ट टॉपिक बच्चों इस चैप्टर में हमें देखना है बिफोर द मिसलेनियस पॉइंट्स, वो तो लास्ट में कुछ मिसलेनियस पॉइंट जरूर अपन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन उसके पहले का जो एक डिफाइंड टॉपिक है एनसीईआरटी का, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मसल सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं वो बच्चों अपन यहां पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है बच्चों दैट इज मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही किसी बॉडी सेल को या कंपोनेंट को या मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जो चीजें हमारी खुद की यानी कि सेल्फ होती है, बॉडी के अंदर की होती है, उनको वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। जो चीजें जो एंटीजेंस या मॉलिक्यूल्स बाहर से आते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस या कोई और चीज, उसको वो रिकॉग्नाइज करके खत्म करने का काम करता है। लेकिन कई बार हमारे इम्यून सिस्टम की इस प्रॉपर्टी में डिफेक्ट आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, और वो अपने ही किसी मॉलिक्यूल को फॉरेन मॉलिक्यूल समझने लग जाती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर उसको डैमेज करने लग जाती है बच्चों। ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, और उसी का एक एग्जांपल है मायस्थेनिया ग्रेविस। यहां पर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम किसको फॉरेन मानने लग जाता है? अपन ने बच्चों जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पर देखा था जो सार्कोलेमा होती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल सेल, उस पे रिसेप्टर्स होते हैं टू बाइंड द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और इन रिसेप्टर्स को अपन ने बोला था एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। इनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब यदि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएंगे तो फिर एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा उनके साथ, और ये हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे जुड़ता है उसके बाद डीपोलराइजेशन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेशन होता है इन दी सार्कोलेमा, जो फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्प्रेड होती है, वहां से कैल्शियम निकलता है और फिर अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन होता है। सारे आगे के इवेंट्स अपन ने पढ़े थे वहां पर। अब यदि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा तो ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा, और ना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि ऐसा हो रहा है तो इट रिजल्ट्स इन फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, होती है तो बहुत वीक कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, और कई बार कंप्लीट पैरालिसिस मतलब कोई कॉन्ट्रैक्शन उनमें नहीं होता। डिपेंड करता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कितने ज्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं। सारे हो गए तो कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा मसल का। मान लो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन काफी वीक होगा, थकान जल्दी हो जाएगी मसल में। दैट इज मायस्थेनिया ग्रेविस। ये बच्चों अमिताभ बच्चन को भी हो चुका है और आज तक वो पूरी तरह से इससे रिकवर नहीं हुआ है। फिर अपन बात करें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है बच्चों। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है बच्चों, मैं बताता हूं, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं करा इसको। हमारी मसल सेल्स में एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बच्चों, और इस जेनेटिक डिसऑर्डर में वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अबनॉर्मल बनता है। उसको बनाने वाला जो जीन होता है उसमें अबनॉर्मलिटी, उसमें डिफेक्ट होता है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अबनॉर्मल बनेगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अबनॉर्मल है तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे लगातार जो स्केलेटल मसल है, जिस बंदे में ये प्रॉब्लम होती है उसकी स्केलेटल मसल्स प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन शो करती है, धीरे धीरे मसल्स डैमेज होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है बच्चों, अट्रोफीड होने लग जाती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बच्चों, आगे भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दैट इज टिटेनी। टिटेनी क्या होता है बच्चों? कैल्शियम आयन का रोल ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यदि ब्लड प्लाज्मा में यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाए नॉर्मल से,
तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फिनोमिनन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है और मसल्स अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस शो करने लग जाती है। हमारे कंट्रोल में वो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं। रैपिड एंड इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा इंटेंस, इतना ज्यादा इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से दर्द होने लग जाए मसल में, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं स्पाज्म। तो इसमें यही होता है, जब ब्लड कैल्शियम लेवल जरूरत से कम हो जाता है तो स्केलेटल मसल्स में रैपिड, तेजी से, जल्दी जल्दी बहुत तेज तेज कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से मसल्स में दर्द भी होता है। इनको हम कहेंगे वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। आगे बात बच्चों समझ में क्लियर है? दैट इज टिटेनी। इसको टेटनस से कंफ्यूज मत करना बच्चों। टिटेनस जो है वो वर्ड अलग है, टिटेनी अलग है। टेटनस इज अ बैक्टीरियल इंफेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया से होने वाला इंफेक्शन होता है। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। आर्थराइटिस नेक्स्ट डिसऑर्डर। यहां पर एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन लिख दी है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, और खत्म कर दिया इस टॉपिक को। लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आर्थराइटिस का सिंपल सा मीनिंग तो क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। आर्थरो मींस जॉइंट, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है बच्चों? चार चीजें जब कहीं पर होती तो हम कहते हैं कि वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रखा है। क्या क्या? यदि कहीं पर स्वेलिंग है, कहीं पर पेन है, रेडनेस है और वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये चार चीजें यदि किसी जगह पर हो रही है दैट इज इन्फ्लेमेशन। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल यदि मधुमक्खी हमें काट ले तो वहां पर स्वेलिंग भी आती है, दर्द भी होता है, वो जगह लाल भी हो जाती है, और यदि आप उस जगह को टच करोगे तो वहां पर गर्म भी फील होगा आपको। दीज आर 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। यदि सेम चीज ज्वाइंट में हो रही है, ज्वाइंट में सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, ज्वाइंट में लाल भी या रेडिशनेस आ गई है, लाल हो रहा है ज्वाइंट सूजकर, और वहां पर यदि आप हाथ लगा रहे तो रिलेटिवली टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, दैट इज आर्थराइटिस। अब ये कई कारण से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ते दौड़ते गिर गए, घुटने में चोट लग गई, थोड़ी देर बाद आप देखोगे वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द भी होगा, लाल भी पड़ जाएगा, हाथ लगाओगे टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, वो भी एक तरह का आर्थराइटिस ही है क्योंकि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो गई ज्वाइंट में, और वो गिरने की वजह से हुआ है, इंजरी की वजह से, ट्रोमा की वजह से। हम क्या कहेंगे उसको? ट्रोमेटिक आर्थराइटिस। वो आपसे नहीं पूछा जाता। तो अलग अलग टाइप के आर्थराइटिस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ आर्थराइटिस। 3 कॉमन कारण की वजह से जो आर्थराइटिस होता है जो आपसे पूछे जाते हैं वो हम यहां पर पढ़ेंगे बच्चों। एक हम देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा हम देखेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस, और तीसरा बच्चों अपन देखेंगे गाउटी आर्थराइटिस। सबसे पहले बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अगेन क्या आ गया? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहां पर अगेन हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी कंपोनेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। यहां पर ये साइनोवियल जॉइंट के टिश्यूज के अगेंस्ट काम करता है। साइनोवियल जॉइंट डैमेज हो जाते हैं बच्चों, ये किसी भी एज में हो सकता है। जिस जिस जॉइंट को ये अफेक्ट करेगा, ज्यादातर मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। स्टार्ट ये यूजुअली स्मॉल जॉइंट से होता है, फिंगर्स के जॉइंट से होता है, धीरे धीरे फिर बॉडी की सेंट्रल जॉइंट्स की तरफ जाता है। तो पहले फिंगर्स को अफेक्ट करेगा, फिर रिस्ट, फिर एल्बो, फिर शोल्डर, फिर जो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है बच्चों। दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी भी एज पे हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। ये सब में होना है, मुझ में भी होना है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, है ना, नी जॉइंट, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, जिन पे हमारी बॉडी का वजन ज्यादा आता है, ये जॉइंट्स डैमेज होने लग जाते हैं। कारण क्या है बच्चों? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो अपन बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बोनी टिश्यू का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों। कहां पर? एनिमल टिश्यू में। वहां अपन देखेंगे कि 2 तरह की सेल्स होती है बोन के अंदर। एक सेल्स ऐसी जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो नई बोन सेल्स बनाने का काम करती है, और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट, जो पुरानी डैमेज्ड बोन सेल्स को हटाने का काम करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी कम हो जाती है और डैमेज इन द बोन सेल्स और उनको रिमूव करने की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब नई बोन तो कम बन रही है, पुरानी जो बोन है वो रिजॉर्व यानी कि हट ज्यादा रही है, डैमेज ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन की रिपेयर एंड रिजनरेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है, बोन्स डैमेज, वीक होने लग जाती है बच्चों। हाँ, तो ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, सबके साथ होना है जैसे जैसे एज बढ़ेगी। ओल्ड एज का डिसऑर्डर है बच्चों। तो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर अकर्स इन ओल्ड एज। ज्यादातर कौन से ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है बच्चों? बड़े ज्वाइंट जिन पे हमारी बॉडी का वजन ज्यादा आता है, फॉर एग्जांपल नी ज्वाइंट्स। क्लियर? चलो, गाउटी आर्थराइटिस, ऐसा आर्थराइटिस जो किस कंडीशन में हो रहा है? गाउट कंडीशन में। गाउट बच्चों एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जरूरत से ज्यादा होता है।
यूरिक एसिड एक नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। यदि ये लिमिट से ज्यादा बॉडी में या ब्लड में बढ़ जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। जब यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है तो उस डिसऑर्डर को हम गाउट कहते हैं। इसमें ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है और उनको डैमेज पहुंचाता है। यदि गाउट में ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट में जाकर बाय चांस डिपॉजिट हो जाएं तो वहां पर भी ये टॉक्सिसिटी करते हैं, जॉइंट को डैमेज पहुंचाते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस केस में इसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। बच्चों, मैं खुद एक पेन फिजिशियन हूं और मेरा काम ही क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना है ना। तो आए दिन गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आते हैं बच्चों। तो गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स की एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। इनमें जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट होता है, वो जॉइंट जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है गाउटी आर्थराइटिस में, दैट इज ग्रेट टो ऑफ द फुट। पैर का जो अंगूठा होता है जनरली उसमें सबसे पहले सूजन आती है इन गाउटी आर्थराइटिस। मतलब टिपिकल हिस्ट्री होती है, टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। पेशेंट आते हैं, कहता है डॉक्टर साहब 1 महीने से अचानक मेरे पैर के अंगूठे में सूजन आ गई, लाल हो गया है और बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम उसका जब सीरम यूरिक एसिड करवाते हैं तो पता चलता है बढ़ा हुआ आ रहा है, यूरिक एसिड को कम करने की दवाई देते हैं, सही हो जाती है स्वेलिंग। दैट इज गाउटी आर्थराइटिस बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट हो पूछ लो, नहीं है तो क्लियर लिख देना। आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस का मतलब पोरोसिटी बढ़ जाना, किसी चीज की डेंसिटी कम हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स की डेंसिटी कम हो जाना, यानी कि बोन्स का वीक हो जाना। अगेन जो अभी मैंने कारण बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी कम, बोन डैमेजिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, बोन्स वीक हो जाती है बच्चों। तो इट इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। वीक हो जाएगी बोन्स तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर भी बढ़ जाएंगे बच्चों। more common and more severe in postmenopausal women in comparison to men। होता तो दोनों में, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आदमी और औरत मींस मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ये ऑस्टियोपोरोसिस देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादा कॉमन, ज्यादा सीवियर पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में होता है इन कंपैरिजन टू मेन। मतलब मीनोपॉज के बाद वीमेन में ये ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, ज्यादा सीवियर भी होता है। कारण बच्चों, मीनोपॉज किसको हम कहते हैं? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टॉप हो जाती है तो हम कहते हैं कि मीनोपॉज आ गया है फीमेल्स में। मीन्स क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रुक जाने का मतलब है ओवरीज नॉन फंक्शनल हो गई। बच्चों, ओवरीज आर द मेन सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन इन फीमेल्स। जब तक ओवरीज फंक्शनल है ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता रहता है। मीनोपॉज के बाद क्योंकि ओवरीज नॉन फंक्शनल हो जाती है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन भी रुक जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है बच्चों तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। और फीमेल्स में बच्चों ईस्ट्रोजन हार्मोन का भी रोल होता है किसके अंदर? इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन दी बोन्स। मतलब बोन्स की स्ट्रेंथ को कैल्शियम डिपोजिशन के द्वारा मेंटेन करने में ईस्ट्रोजन हार्मोन का भी रोल होता है। किसमें? फीमेल्स में। मेन में नहीं, मेल्स के अंदर नहीं होता बच्चों। और क्योंकि मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन लेवल घट जाता है फीमेल्स में, इस कारण से उनमें बोन्स वीक होने लग जाती है, कैल्शियम डिपोजिशन उनमें कम होने लग जाता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए ये ज्यादा कॉमन और ज्यादा सीवियर किसमें देखने को मिलता है? पोस्ट मीनोपॉजल विमेन में, है ना। मीनोपॉज के बाद फीमेल्स के अंदर ये ज्यादा कॉमन होता है बच्चों। क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, या हो गया है तो ट्रीट करने के लिए? बोन्स को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। कैल्शियम पता है, कैल्शियम सोर्स का डिपोजिशन होता है बोन्स में। और बच्चों, हमारे खाने में से कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है विटामिन डी। तो ये दोनों देने से एक तो बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। फीमेल्स में क्या कर सकते हैं? ईस्ट्रोजन लेवल्स चेक कर सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा सीवियर हो, बहुत ज्यादा कम हो यदि ईस्ट्रोजन लेवल, तो ईस्ट्रोजन थेरेपी दी जा सकती है। मतलब बाहर से ईस्ट्रोजन हार्मोन भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस की। अब बच्चों, तो एज सच वैसे ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, देख लेते हैं। मिसलेनियस पॉइंट्स, लार्जेस्ट मसल, स्केलेटल मसल की बात हो रही है बच्चों, यहां से यहां तक। ये जो चारों एग्जांपल्स हैं, दीज आर ऑफ स्केलेटल मसल्स, है ना। तो लार्जेस्ट मसल कौन सी बच्चों बॉडी की? ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप वाले रीजन में होती है बच्चों। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? सार्टोरियस। लंबाई के हिसाब से देखें तो सार्टोरियस थाई वाले रीजन में होती है, रिबन शेप्ड होती है। ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें, मास वाइज या वॉल्यूम वाइज देखें तो लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे छोटी स्केलेटल मसल बच्चों स्टेपीडियस है, कान में होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी बच्चों? मसेटर, जो कि जो मसल है हमारी, है ना, जिसकी मदद से हम खाने को चबाते हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। शक हो रहा होगा लेकिन फैक्ट यही है।
लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी। बच्चों स्मूथ मसल में यदि कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे लंबी स्मूथ मसल्स कहाँ मिलेगी, तो प्रेगनेंसी में जैसे जैसे बच्चे की साइज बढ़ती है तो यूट्रस भी एक्सपेंड होता है, यूट्रस की वॉल में प्रेजेंट स्मूथ मसल्स का साइज भी इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स। ठीक है, फिर यदि बोन्स की यदि अपन बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों आपसे, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तीनों का आंसर एक ही है, फीमर, जो कि हमारी थाई में होती है। और स्मॉलेस्ट बोन का एग्जांपल स्टेपिस, जो हमारे मिडिल ईयर में होती है बच्चों, मेलियस इनका स्टेपिस पढ़ी थी अपन ने स्कल में। टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639, बोन्स का नंबर ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं 206 बच्चों। लास्ट कंसेप्ट जो अपने को देखना है दैट इज राइगर मॉर्टिस। क्या होता है बच्चों? मॉर्टिस रेफर्स टू डेथ, मोर्टेलिटी मींस डेथ। राइगर रेफर्स टू रिजिडिटी, स्टिफनेस। बच्चों आपने एक चीज शायद नोटिस करी हो या सुनी हो कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ होते ही थोड़ी सी देर बाद ही उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है। जैसे मान लो यदि मरते वक्त उसके फिंगर्स ऐसे मुड़ी हुई थी, है ना, और मरते ही उसके फिंगर्स को यदि सीधा नहीं किया, थोड़ी देर ऐसे ही रह गई, तो थोड़ी देर के बाद वो इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाएगी कि आप जब उनको सीधा करना चाहोगे तो इजीली सीधी नहीं होगी बच्चों। तो ये जो रिजिडिटी आ जाती है जस्ट आफ्टर या शॉर्टली आफ्टर डेथ, इसको हम क्या कहते हैं? राइगर मॉर्टिस। तो राइगर मॉर्टिस है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। इट इज स्टिफनेस और रिजिडिटी दैट डेवलप्स इन बॉडी शॉर्टली आफ्टर डेथ। ये तो हो गई राइगर मॉर्टिस। क्यों होती है बच्चों ये? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए और फिर स्वर्लिंग मूवमेंट ऑफ द मायोसिन हेड के लिए तो एनर्जी चाहिए, जो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, एटीपी के ब्रेकडाउन से आती है। लेकिन एक बार एक्टिन और मायोसिन में जो क्रॉस ब्रिज बन गया है, इसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी बताया था मैंने, कि एक नई एटीपी आकर मीरोमायोसिन की एटीपी बाइंडिंग साइट पे जुड़नी चाहिए। डेथ होने के बाद क्या होता है बच्चों? एटीपी जनरेशन, प्रोडक्शन रुक जाता है। तो जैसे किसी इंसान की डेथ होगी, उसके जितने भी मायोसिन या मीरोमायोसिन हेड होंगे, उन पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट होगी, उन पे अब नई एटीपी आकर नहीं जुड़ेगी। लेकिन जिस समय इंसान की डेथ हुई होगी या हो रही होगी, उस वक्त इतना पक्का है कि उसकी बॉडी की मसल्स में कई मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज का मतलब है कि वहां पर एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बना हुआ होगा, और जैसे उसकी डेथ होगी, क्योंकि एटीपी सप्लाई रुक गई है और नई एटीपी जरूरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट पे जुड़ने के लिए ताकि क्रॉस ब्रिज टूटे, तो अब नई एटीपी तो आएगी नहीं एटीपी बाइंडिंग साइट पे जुड़ने के लिए। तो ये जो क्रॉस ब्रिज एट द टाइम ऑफ डेथ एक्टिन और मायोसिन में बने रहेंगे, तो ये बने ही रह जाते हैं, यानी कि कुछ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाते हैं। और क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ, दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट? राइगर मॉर्टिस। ठीक है बच्चों, तो इट अकर्स ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ एटीपी सप्लाई आफ्टर डेथ, ड्यू टू व्हिच क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फेल टू ब्रेक। क्रॉस ब्रिजेस टूटते नहीं है एंड मसल्स रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या इस राइगर मॉर्टिस की? तो इसकी मदद से जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं बच्चों, वो टाइम ऑफ डेथ का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, क्रिमिनल केसेस वगैरह में। तो दिस हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग टाइम ऑफ डेथ। एक और क्वेश्चन जो बच्चों राइगर मॉर्टिस से रिलेटेड पूछा जाता है, ये तो कारण अपन ने देख लिया होती क्यों है, शॉर्टली आफ्टर डेथ होती है। लेकिन जब डेथ को 6-7 घंटे हो जाते हैं, तो आफ्टर अबाउट 6 to 8 आवर्स, डेथ के करीब 6 से 8 घंटे बाद ये रिजिडिटी फिर से खत्म होने लग जाती है, मींस बॉडी वापस से फ्लैसिड, लूज होने लग जाती है। तो कारण क्या है डिसअपियरेंस ऑफ राइगर मॉर्टिस का? आफ्टर अबाउट 6 to 8 आवर्स ऑफ डेथ, डेथ के 6 से 8 घंटे बाद ये राइगर मॉर्टिस खत्म क्यों होने लग जाता है, डिसअपियर क्यों होने लग जाता है बच्चों? इसका क्या कारण है? देखो, 6 से 8 घंटे बाद बॉडी डीकंपोज होने लग जाती है, माइक्रोब्स भी उसको डीकंपोज करते हैं, सेल्स के अंदर के लाइसोसोम्स भी, जो सुसाइडल बैग्स होते हैं, वो भी फट जाते हैं, उनके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बॉडी को डीकंपोज करते हैं। तो जब पूरी बॉडी डीकंपोज हो रही, तो मसल्स में जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होंगे, वो भी तो डीकंपोज होंगे, वो भी तो ब्रेक डाउन होंगे। और जब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स ही टूट रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच के क्रॉस ब्रिज भी नहीं रहेंगे। जब एक्टिन मायोसिन ही नहीं रहा, तो क्रॉस ब्रिज कहां से रहेगा? और क्रॉस ब्रिज नहीं रहेगा तो राइगर मॉर्टिस नहीं रहेगा। तो राइगर मॉर्टिस शॉर्टली आफ्टर डेथ होता है, करीब 5 से 6 घंटे रहता है, 6 से 8 घंटे बाद ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो आई होप मजा आया होगा आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ के। एक और चैप्टर अब अपन ने कंप्लीट कर लिया है, 6 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। लिविंग वर्ल्ड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन द 11th क्लास। तो जोश बेच के 3 चैप्टर्स हो गए। जुनून बेच किसका? 12th का और ड्रॉपर्स का, तो उनके 6 हो गए, 3 तो ये लिविंग वर्ल्ड, डाइजेशन और लोकोमोशन 11th के,
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12th के चैप्टर्स 3 में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। 12th का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 7th चैप्टर जुनून बैच का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था लास्ट लेक्चर में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपन ने परसों पढ़ा था बच्चों। और अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम 11th का भी नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अब 8वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जुनून बैच का, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। तो पैरेलल में 2 चैप्टर्स अपन लेकर चलते हैं बच्चों, एक 11th का एक 12th का, इस तरह से पूरे साल चलेंगे और टारगेट ये है कि भाई फेब में अपन अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, 11th का भी और 12th का भी, यानी कि जोश और जुनून बैच दोनों का। टारगेट क्या है कि आपका जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो भी मेरी तरह पूरा हो जाए, जैसे मैं डॉक्टर बन पाया एक अच्छी रैंक के साथ, आप भी बनो बच्चों। और आपके इस ड्रीम को पूरा करने में मैं, मेरी टीम हमेशा आपके साथ है, अंत तक आपके साथ रहेंगे और आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा कर ही दम लेंगे। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।